हमने ही झगड़ झगड़ के हर रोज घोषणा दे दे के सरकार को मजबूर कर दिया कि कम से कम महंगाई के ऊपर चर्चा। वो मांग की कि जब तक ये इन सब वस्तुओं की चीज़ों की कीमतें, दूध हो, दही हो, पनीर हो, ये सब वस्तुओं की कीमतें हमारी कम नहीं होती है, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा जीएसटी लगा दिया है। और वैसे भी पार्लियामेंट 8-9 दिन चला नहीं, हमने ही झगड़ झगड़ के हर रोज घोषणा दे दे के सरकार को मजबूर कर दिया कि कम से कम महंगाई के ऊपर चर्चा करो, क्योंकि महंगाई का मुद्दा जो आप और हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। आपने अगर कल टीवी देखा होगा तो मैं खुद पूरा एक गहना बना के गई थी पार्लियामेंट में, और उसमें सब तरह की सब्जियां जो बहुत महंगी है, चाहे वो बैंगन हो, चाहे करेला हो, सब गहनों बना के मैं गई थी, और वो मैंने भाषण शुरू कर दिया था। और मैंने बोला जब तक इस वस्तुओं की कीमतें कम नहीं होगी तब तक ये गहना मैं रखूँगी। लेकिन मुझे वो गहना डाल के बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो मुझे वो उतार के फिर भाषण करना पड़ा। लेकिन मैंने वो मांग की कि जब तक ये इन सब वस्तुओं की चीज़ों की कीमतें, दूध हो, दही हो, पनीर हो, ये सब वस्तुओं की कीमतें हमारी कम नहीं होती है, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा जीएसटी लगा दिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको दूध लगता है, वो दूध पीने से लेके स्मशान घाट तक जाने तक उसकी कीमतें भी उन्होंने बढ़ा दी है। जब तक ये कम नहीं होती है तब तक हमारा संघर्ष शुरू रहेगा। ये हमने कल सरकार को चुनौती दी है। आप सबको मालूम है जिस तरह से संघर्ष हम सब कर रहे हैं, जिसमें आप भी बाहर से हमें शामिल है। और ये सब करते करते जब अभी मैंने राजा साहब का भाषण सुना तो मुझे याद आया कि आज अगर आप कांग्रेस के सांसद के रूप में आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आप सबको मेरे परिवार की शायद परंपरा मालूम नहीं है, कोलसे पाटिल साहब को छोड़ के, लेकिन मेरी माँ भी एक कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर थी और शी वॉज अ कार्ड होल्डर। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का एक बहुत अभूतपूर्व संगम मेरे परिवार में हुआ था। और घर में जब भी मीटिंग होती थी हमारे पूना में, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग माँ को मिलने के लिए आते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग पिताजी को मिलने के लिए आते थे, और दोनों का बोलना चालना और सब बहुत अच्छा, माहौल बहुत अच्छा रहता था। तो घर में ये वातावरण था, लेकिन सेक्युलर लोग, क्योंकि मेरी माँ और पिताजी का 1937 में 1937 में तब इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, और उस शादी के लिए तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ी हस्ती थे, उनकी शादी के लिए उनकी मान्यता थी। यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी मान्यता थी, और ये सब लोगों के सामने रजिस्टर मैरिज तब हुआ था। और 1937 में मेरे पिताजी हिंदुस्तान में सेकंड नंबर के वोट से, पंडित नेहरू जी के बाद में, तब जब हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिलने के पहले जो चुनाव हुए थे, सातारा कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार चुन के आए थे। तो इस परिवार से हम आते हैं कि जहाँ पे एक अलग माहौल था। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने बुला के बोला था माँ को कि तुम शादी तो कर रहे हो इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन समाज तुम्हें इतना सीधा जिंदगी व्यतीत करने नहीं देगा। माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि तभी बाबा साहब ने बोला था कि जिंदगी बहुत कठिन होती है और इतना समाज सीधा तुम्हें चलने नहीं देगा, तुम्हें खेत में जाना पड़ेगा, मराठी में बोला था, खेत में जाना पड़ेगा, रोटी लेना पड़ेगा, सब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और तब इससे आगे लेके मेरी माँ को और मेरे पिताजी को 4 लड़कियाँ हुई, उसमें से मैं चौथी लड़की हूँ। और हमें फिर आगे सिखाया, पढ़ाया। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माँ ने हमें सिखाया, मेरे पिताजी ने हमें सिखाया, और एक बहुत ही सेक्युलर ट्रीटमेंट दी, सेक्युलर विचारधारा से हमें आगे कर दिया। इसलिए मैं यहाँ आपके आगे एक सांसद के रूप में खड़ी होकर बात कर सकती हूँ, मुझे उसका गर्व है। और जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं आई हूँ, वो कांग्रेस पार्टी के तहत
जिस नेता ने मुझे आगे किया, सोनिया गांधी, जिसका नाम मैं लेती हूँ हमेशा, उनकी वजह से मैं एक जिला परिषद से मेंबर थी पहले, वहाँ से लेके उन्होंने यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको बोलते हैं, जो बहुत हमारे यहाँ बड़ी मानी जाती है, जिसमें सिर्फ 50 सदस्य हैं, उस कमेटी में मुझे लिया गया। मुझे उसके लिए मैं ऋणी हूँ कि इतनी एक महिला को लोग बोलते बहुत हैं लेकिन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ये सब करने का काम मेरे पार्टी ने और मेरे परिवार ने मुझे करके दिखाया। इसलिए मुझे बहुत उसका कभी कभी लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ मुझे लिया गया, और उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। आज मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरी कुछ बढ़ाई करूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसका अभी मुझे काम ये है कि जब मुझे भगवान ने, मुझे परमपिता परमेश्वर ने अगर यहाँ तक अगर मुझे लाया है, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि इसका उपयोग मैं मेरी महिलाओं को, मेरी भगिनियों को कहीं ना कहीं ये करूँ कि जिसका उपयोग आपको आगे आने के लिए करूँ। जब 96 में मैं लोकसभा में आई थी चुन के पहली बार, तब भी राजा साहब आप थे शायद 11th लोकसभा में। तो 11th लोकसभा में पहली बार वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, और तब की कोई महिला सांसद थी, उन्होंने वो फाड़ के फेंक दिया था और वो रिजर्वेशन बिल नहीं लाया गया था। और वो गीता मुखर्जी करके कम्युनिस्ट पार्टी की एक सांसद थी, उनकी सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैनशिप के नीचे वो बना था। तो फिर उसके बाद में वो उसका कुछ भवितव्य कुछ पक्का नहीं हुआ, लेकिन फिर हमें सबको ऐसा लगा कि अगर 33% रिजर्वेशन संसद में मिलना है और अगर महिलाओं को मिलना है, क्योंकि महिलाओं का हक बनता है, अगर महिलाओं को अपना हक देना है, क्योंकि महिलाओं को अगर अपनी जगह बनानी है तो उनका अपना हक देने की ज़रूरत है कि 50% महिलाएं अगर इस देश में है तो उनको अपना हक देने की, अपनी डिसीजन लेने की क्षमता उनकी होनी चाहिए। और इसलिए महिलाओं को जिला परिषद से लेके आगे तो राजीव गांधी ने 73rd और 74th अमेंडमेंट करके दिया था, लेकिन उसके आगे चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं का दुख दर्द जो है वो महिला ही जान सकती है। आपको क्या तकलीफ है वो हम ये जान सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा जान नहीं सकते। इसलिए वो आरक्षण बहुत आवश्यक था और इसलिए हम उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन तब वो हो नहीं सका। उसके बाद में जैसे अभी राजा साहब ने बताया कि 2010 में राज्यसभा में वो बिल पारित हो गया, और राज्यसभा में पारित होने के बाद में लोकसभा में हमारी संख्या कम थी, वो पारित नहीं हो पाया। अभी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि आश्वासन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये पारित करेंगे। अभी तक इन्होंने ये किया नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट ये पारित करेगी, लेकिन हमें इसके लिए हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम सब ने एक साथ रहना ये आवश्यक है, और वो लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे तो ये पारित होगा। मेरी बहन ने अभी किसी ने बोला कि पहले लड़ाई लड़ने के लिए सब महिलाएं रास्ते पे आती थी, अभी ये लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं कोई आते हैं, क्यों लड़ाई लड़ने के लिए सब महिलाएं आती? इसका कारण ये है कि भय जो पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, खौफ पैदा किया है। कोई बोलता है तो उनको लगता है कि अंदर डालेंगे। हम सांसद होते हुए भी हम जब बाहर आते हैं लड़ने के लिए, जब हम पार्लियामेंट हाउस विजय चौक में जाते हैं तो हमें पूरे दिन भर पुलिस, मेरा हाथ मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पकड़ के हमें लिया जाता है। पुलिस वाले पुलिस वैन में डालते हैं और वैन में डाल के हमें दिन भर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रख देते हैं। सुबह रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारे नेता के लिए या महंगाई के लिए या कोई ना कोई इशू लेके, हम लोगों के इशू लेके हम आते हैं। हमारा पर्सनल एजेंडा तो कोई होता नहीं है, लेकिन जब हम आते हैं तो हमारे साथ इतनी बदसलूकी की जाती है। हम जब रास्ते पे उतरते हैं, बीच में हम AICC हमारा जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है, तो कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर आके पुलिस ने हमें आके वहाँ पे दबंगगिरी कर दी थी। मुझे लगता है कि इस तरह से खौफ पैदा करना, दबंगगिरी पैदा करना, अगर आपने हमारा नहीं माना तो आपके साथ ये किया जाएगा, आपको ईडी की दबंगगिरी की जाएगी। ये जो खौफ दिखाया जाता है, ये जो डर पैदा किया जाता है, इससे लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि इससे फिर हमारे परिवार को क्या किया जाएगा। आज हमारे एक साथी है पुनिया जी, PL पुनिया, हमारे साथ काम राज्यसभा में भी थे, आप जानते होंगे राजा साहब। PL पुनिया के बेटे को ऐसे ही निरीक्षण में काम करते हुए 1 महीने से अंदर रखा है पुलिस कस्टडी में, अभी तक उनको छोड़ा नहीं है। तो लोग कैसे बाहर आएंगे?
उन्होंने क्या किया? सिर्फ निदर्शन किए। निदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है, ये लोकशाही है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर आप अपने न्याय हक के लिए बाहर आएंगे, तो इस तरह से अगर ये करेंगे सरकार, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दबंगगिरी, ये दबाव की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज के दिन में हमें हमारे हकों के लिए लड़ना होगा, न्याय हकों के लिए लड़ना होगा, और वो लड़ाई करने के लिए हम सब ने एक साथ आने की